Hello, NEET aspirants. Welcome to our channel. We are starting NCERT based most important and expected questions for your NEET 2025. इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से. लेट्स स्टार्ट. पहला क्वेश्चन जो हमारा है इट इज assertion and reason type. तो assertion says inspiration occurs when the pressure within the lungs is less than the atmospheric pressure. A reason says contraction of diaphragm and external intercostal muscles lead to increase in the volume of thoracic chamber which decreases the intrapulmonary pressure. So हमें पता है कि जो हमारी एक इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन कब होगी? जब हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा पल्मोनरी प्रेशर से. जो प्रेशर लंग्स में होगा वो कम होना चाहिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी बाहर से जो एयर है वो मूव करेगी लंग्स की तरफ. दैट मींस इंस्पिरेशन होगी. दोस्तों पहला स्टेटमेंट हमारा जो असर्शन है इट्स करेक्ट. नाउ द रीजन इज, रीजन क्या? रीजन वी नो इंस्पिरेशन के लिए आपका जो डायफ्राम है एंड आपका जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स है वो कंट्रैक्ट होती है. वो कंट्रैक्ट होके आपका जो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है. जब आपका थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो आपका जो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम है दैट मीन्स जो लंग्स के अंदर का वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज होता है. और जब लंग्स के अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो उसकी वजह से जो है इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, जो लंग्स के अंदर जो प्रेशर है वो डिक्रीज होता है. एज वी नो वॉल्यूम और प्रेशर की क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन. तो एज सच आपका लंग्स का जो पल्मोनरी प्रेशर है वो डिक्रीज होता है. तो वही हमने पहले असर्शन में भी देखा था कि लंग्स में जो प्रेशर होना चाहिए वो कम होना चाहिए कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और एज सच जब आपके इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम होगा तो बाहर से जो एटमॉस्फेयर से है जो है एयर आपके लंग्स में आ जाएगी. दैट मीन्स इंस्पिरेशन होगी. तो आपका रीजन भी जो है वो करेक्ट है और रीजन जो है असर्शन को अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है. सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन 3. बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. Which of the following best describes the functional division of respiratory system? अब हमने पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है हमारा वो ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज योर कंडक्टिंग पार्ट, एंड सेकेंड इज योर रेस्पिरेटरी और वी कैन से एक्सचेंज पार्ट. ओके ये जो कंडक्टिंग पार्ट है ये कहां से आपका स्टार्ट होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक. और ये जो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट है इसमें एल्वियोलर डक्ट्स आते हैं प्लस एल्वियोलाई आते हैं. ओके वी नो दिस. और इसका जो कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? एयर को ट्रांसपोर्ट करना. ओके एयर को ट्रांसपोर्ट करना या उसको ह्यूमिडिफाई करना, वार्म करना, ओके या उसको फिल्ट्रेट करना, क्लियर करना. ओके तो ये काम होता है आपके कंडक्टिंग पार्ट का. रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट का क्या काम होता है? एज द नेम सजेस्ट्स डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. ओके यहाँ पे आपका एल्वियोलाई में जैसे हम देखते हैं डिफ्यूजन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेस्पिरेटरी पार्ट में होता है या एक्सचेंज पार्ट में होता है. तो यहाँ पे अगर हम पहला स्टेटमेंट देखेंगे द कंडक्टिंग पार्ट इंश्योर्स फिल्ट्रेशन. यहाँ पे कंडक्टिंग पार्ट है, फिल्ट्रेशन, ह्यूमिडिफिकेशन, टेम्परेचर एडजस्टमेंट ऑफ एयर. यस इट्स करेक्ट. रेस्पिरेटरी पार्ट इंश्योर्स गैस एक्सचेंज. यस दैट इज दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. सो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा. बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो गलत है. आगे बढ़ते हैं. Which of the following accurately explains why changes in thoracic cavity volume directly affect pulmonary volume?
अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शंस में से हमने बताना है कि कौन सा करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, एक्यूरेटली एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों चेंज जो हम थोरेसिक कैविटी के वॉल्यूम में जो चेंज आ रही है वो रिफ्लेक्ट होती है पल्मोनरी वॉल्यूम में, पल्मोनरी वॉल्यूम में। ये हमने अभी डिस्कस किया था। जब आपका थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, अकॉर्डिंगली पल्मोनरी लंग्स का वॉल्यूम जो है वो भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज या डिक्रीज होगा। दैट मीन्स दे हैव अ डायरेक्ट रिलेशन। थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ये क्यों होता है? एक्चुअल में वी ऑल नो कि इन आवर लंग्स वी हैव अ, you all know that lungs have a covering, double membrane covering, which is which is termed as pleura or pleural membrane. Okay, इसको क्या बोलते हैं हम? प्लूरल या सिंपली प्लूरा। ये जो प्लूरा होता है, ये कवरिंग जो होती है, ये एक साइड से जो है लंग्स के साथ अटैच होती है, कंटैक्ट में होती है, और दूसरे साइड से ये थोरेसिक थोरेसिक वॉल के साथ अटैच होती है। ओके, द मोमेंट आपका थोरेसिक वॉल्यूम जो है, थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है, अकॉर्डिंगली आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है। तो जो थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज होता है वो रिफ्लेक्ट होता है आपके पल्मोनरी वॉल्यूम के साथ। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, तो अगर आप पहला स्टेटमेंट देखोगे तो प्लूरल मेम्ब्रेन, here it says pleural membrane are in direct contact with the lungs and thoracic wall, allowing changes in the thoracic cavity to reflect in the lungs. So this is the correct explanation. Okay, the rest options are incorrect. So let's move to the next question. Consider the following statements regarding the respiratory system. The nasal passage leads to nasal chamber which opens to the pharynx. Yes, we know that हमारे पास nasal passage होती है पहले, फिर nasal chamber, और फिर nasal chamber ओपन होता है एक कॉमन, जो हमारे पास एक पैसेज होती है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, जिसको हम pharynx बोलते हैं। ओके, सो दिस स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। हमने इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स देखने हैं। The second statement is the glottis prevents food from entering into the trachea during swallowing. It is wrong because glottis nahi, it is epiglottis. Epiglottis prevents food from entering into windpipe. Glottis क्या होता है? Glottis, as we all know, this is an opening. दिस इज ओपनिंग इन लेरिंग्स। लेरिंग्स में ये जो हमारा वॉइस बॉक्स है, साउंड बॉक्स है, उसमें ओपनिंग होती है, उसको ग्लॉटिस बोलते हैं। उसी के ऊपर एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है जिसको एपिग्लॉटिस बोलते हैं, और वही प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रैकिया और विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing. Okay, so this second statement is incorrect because यहाँ पे glottis लिखा है, so it should have been epiglottis. Okay, so then the third statement is the larynx is also called the sound box and is made of cartilaginous structures. So it is correct. हमारा जो larynx है उसको voice box sound box बोलते हैं, और वो cartilaginous structure का बना होता है। तो only your option 1 and 3 is correct. So option 2 is the right answer. Okay, now let's move to the fifth question. There are दो statements दिए हुए हैं। पहला statement जो है, which is breathing or pulmonary ventilation involves drawing in of oxygen rich air and release of carbon dioxide rich air. So this is correct statement. क्यों? क्योंकि जो हमने 5 steps of respiratory process जो है ना, उसमें ये पहला step है। इसमें हम वी सी कि पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो इनहेल करते हैं, और एक्सहेल क्या करते हैं, बाहर क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर। ओके, दिस इज ब्रीदिंग और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट इज यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स for catabolic reaction is not considered a part of respiratory system. This is incorrect.
क्योंकि जो 5 स्टेप्स मैंने अभी बोला, 5 रेस्पिरेटरी प्रोसेस, रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। पहला क्या होता है, वही पल्मोनरी वेंटिलेशन, और वी कैन से सिंपली ब्रीदिंग। ओके, तो दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप, दिस इज अवर फर्स्ट स्टेप। देन सेकंड स्टेप क्या है हमारा, देन देयर इज दिस एक्सचेंज जो एल्वियोलाई के पास होता है, एक्सचेंज जो कि कहाँ पे होता है, एल्वियोलाई के पास। ओके, देन थर्ड क्या है हमारा, थर्ड इज आवर ट्रांसपोर्ट। अब ये गैसेस जो है ये ट्रांसपोर्ट होंगे, ठीक है, वाया ब्लड। ओके, तो दैट इज आवर थर्ड स्टेप इन रेस्पिरेटरी प्रोसेस। ओके, देन फोर्थ क्या है हमारा, फोर्थ हमारा यहाँ पे फिर से एक्सचेंज है, बट इस टाइम जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज या सेल्स। ओके, अब जो ब्लड में जो ऑक्सीजन है वो चला जाएगा कहाँ पे, टिश्यूज को, टिश्यूज से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड को दिया जाएगा। और फिफ्थ स्टेप जो लास्ट स्टेप है हमारे रेस्पिरेटरी प्रोसेस का, दैट इज ये जो सेल्स ने जो कार्बन ऑक्सीजन जो है लिया, ओके, यहाँ पे अभी प्रीवियस स्टेप फोर्थ स्टेप, वो उसको यूटिलाइज करेंगे। ओके, किस लिए, फॉर ब्रेकडाउन, फॉर ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। जैसे हमारे पास ग्लूकोज है या अमीनो एसिड्स है, उनसे एनर्जी निकालने के लिए। सो दिस इज एक्चुअली अ कैटाबॉलिक प्रोसेस, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ओके, दैट मीन्स कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए वो सेल्स जो है ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगे। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया था कि यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल्स इज नॉट कंसिडर्ड टू बी पॉसिबल। ये तो गलत स्टेटमेंट है, तो आपका खाली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन फर्स्ट विल बी योर राइट आंसर। Okay, let's move to the next question. Which of the following contributes the most to increase in thoracic volume during inspiration? Okay, सब इंस्पिरेशन के टाइम हमारा thoracic वॉल्यूम पहले किससे इंक्रीज होता है, इंस्पिरेशन के टाइम वी नो हमारा thoracic वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज होता है। ओके, किस किस से, एक तो डायफ्राम से होता है, ओके, डायफ्राम से होता है, और हमारा एक्सटर्नल ICM इंटरकोस्टल मसल से होता है। ओके, ये हमने देखा है। अगर आप एनसीईआरटी में भी देखोगे स्पेसिफिकली इट सेज कि डायफ्राम के कंट्रैक्शन से आपका एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ओके, तो और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन से आपका डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन से इज दैट कौन सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है वॉल्यूम इंक्रीज करने में, थोरेसिक वॉल्यूम, इट इज एक्चुअली डायफ्राम। ओके, यू हैव टू रिमेंबर इट, डायफ्राम जो है 75% कंट्रीब्यूट करता है। दैट मीन्स थोरेसिक वॉल्यूम जो इंक्रीज होता है ना, 75% जो इंक्रीज होता है वो डायफ्राम के कंट्रैक्शन से होता है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स के कंट्रैक्शन से सिर्फ 25% होता है। सो प्राइमरली कौन काम करता है थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, दैट इज योर डायफ्राम, और दिस प्लेज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इनका सेकेंडरी रोल होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट सेकंड देखोगे, कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, दिस विल बी योर करेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा यही डायफ्राम के कंट्रैक्शन से ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है थोरेसिक कैविटी का। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Clinical, which of the following clinical applications is mostly associated with spirometry? We know that spirometer आपका दिया हुआ है NCERT में। spirometer से हम pulmonary functions को मेजर करते हैं। pulmonary functions include आपके वॉल्यूम्स और आपकी कैपेसिटीज। ओके, तो इनको मेजर करते हैं। सो ऑप्शन यहाँ पे थर्ड है, मेजरिंग द pulmonary functions and such as vital capacity and tidal volume. Okay,
Question number 8. Which of the following statement about the mechanism of breathing is incorrect? We have to select the incorrect option. Okay. पहला जो है expiration. पहला expiration is caused by relaxation of diaphragm and intercostal muscles, reducing pulmonary volume. It is correct. एक्सपायरेशन क्या होती है? उल्टा इंस्पायरेशन के. ओके. एक्सपायरेशन में आपका रिलैक्स होगा डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स. ओके. उसकी वजह से जब वो रिलैक्स हो जाएंगे, उसकी वजह से जो आपका पल्मोनरी वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका जो प्रेशर है, पल्मोनरी प्रेशर जो है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या होगा? वो इंक्रीज होगा. ओके. और उसकी वजह से जो है लंग से एयर बाहर जाएगी. ओके. विच इज योर एक्सपायरेशन. ओके. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, हमने इनकरेक्ट देखना है. सेकेंड स्टेटमेंट, द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बिकम्स स्लाइटली हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपायरेशन. यस, दैट इज व्हाट वी सेड, है ना. प्रेशर बढ़ गया लंग्स में और उसकी वजह से एयर जो है लंग से बाहर जाएगी, एक्सपायरेशन होगी. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. Third statement says additional muscles in abdomen assist in strengthening both inspiration and expiration. Yes, we know कि abdomen में जो हमारे पास additional muscles होती है उनसे क्या हम forced respiration, forced breathing, जो forced breathing है हमारी वो हम इन्हीं की हेल्प से एब्डोमिनल मसल्स और इवन हमारे पास इंटरनल ICMs होते हैं. ओके. उनसे भी हम हेल्प लेते हैं ड्यूरिंग फोर्स्ड ब्रीदिंग के लिए. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है विच इज ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीदिंग डायफ्राम प्लेज नो रोल इन अल्टरिंग थोरेसिक वॉल्यूम. ये तो गलत है. ठीक है. सो दिस विल बी आवर अप्रोप्रिएट ऑप्शन. ओके. क्योंकि नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम डायफ्राम मेजर रोल प्ले करता है थोरेसिक वॉल्यूम को ऑल्टर करने में, चेंज कम ज्यादा करने में. ओके. Let's move to the next question. Question number 9. Statement 1. The contraction of external intercostal muscles causes the ribs and sternum to move upward and outward, increasing the thoracic volume in dorsoventral axis. ये हमने अभी डिस्कस किया था कि contraction जब आपकी external intercostal muscle जो है जब आप ये contract करती है तो इसकी वजह से जो है आपकी जो ribs और sternum है, आपकी जो रिब्स है, ओके, उनके साथ जो स्टर्नम है, स्टर्नम के साथ जो रिब्स है, ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ अपलिफ्ट होती है, मूव होती है. ओके. जिसकी वजह से आपका जो है किस डायरेक्शन में, आपका डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस की डायरेक्शन में आपका वॉल्यूम जो है, थोरेसिक वॉल्यूम जो है इंक्रीज होता है. तो दिस इज करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट स्टेटमेंट. Now statement second says the strength of inspiration and expiration, that means forced respiration या breathing, can be increased by activating external intercostal muscles during forced breathing. नहीं जी, यहाँ पे external नहीं, internal intercostal muscles, internal ICM play a role in फोर्स्ड ब्रीदिंग. फोर्स्ड ब्रीदिंग के टाइम आपकी दो चीजें एनसीईआरटी ने दी है. एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स जो हमने अभी भी देखा था, एडिशनल एब्डोमिनल मसल्स, और यही हमारे पास और कौन, ये इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ये दो हेल्प करती है फोर्स्ड ब्रीदिंग के. तो लेकिन यहाँ पे इस वाले स्टेटमेंट में जो है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स लिखा हुआ है, विच मेक्स इट अ रॉन्ग स्टेटमेंट. तो आपका जो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरा इनकरेक्ट है. तो ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर. ओके. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10. यहाँ पे स्टेटमेंट जो है रेजिडुअल वॉल्यूम जो है refers to the volume of air that can be forcibly expelled from the lungs after maximal expiration. This is a wrong statement. We know that our residual volume क्या होता है, जो volume of air जो होता है, volume of air जो lungs में रहता है, volume of air that remains in lungs after forcible expiration.
फोर्सिबल एक्सपायरेशन करने के बाद जो लंग्स में आपका एयर का वॉल्यूम रहता है उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये कुछ और ही बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी फोर्सफुली एक्सपेल्ड। नहीं, एक्सपेल कैसे कर सकते हैं हम उसको? ओके, सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेकंड, expiratory capacity is the total volume of air that a person can expire after a maximal inspiration। ये भी गलत है। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होता है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट अ पर्सन कैन एक्सपायर, जो वो एक्सपायर कर सकता है आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, नॉर्मल इंस्पायरेशन। तो यहाँ पे लेकिन दिया है मैक्सिमल इंस्पायरेशन, दैट मीन्स एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होता है आपका? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी आपका नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद, दैट मीन्स टाइडल वॉल्यूम कितना, फिर ये नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद कितना ये एक्सपायर कर सकता है वॉल्यूम ऑफ एयर को, तो दैट विल बी योर एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ओके, तो ये किसके बराबर होता है? टीवी प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, आपका एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वलेंट टू टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व volume। Okay, so this statement second is your incorrect, first is also incorrect, so both statements 1 and statement 2 are incorrect, so option right answer is answer option 4। Okay, now there is question number 11, which of the following pulmonary capacities can be directly measured using spirometer? It is one of the important questions। Okay, it looks simple लेकिन ये काफी important question है। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी पल्मोनरी वॉल्यूम या कैपेसिटी को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर से। अब आप देख लीजिए, जो हमारा रेजिडुअल वॉल्यूम होता है ना, हमने अभी देखा ये वॉल्यूम ऑफ एयर होता है जो लंग्स में होता है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपायरेशन। ओके, तो ये रेजिडुअल वॉल्यूम जो होता है, ये वॉल्यूम ऑफ एयर हमेशा लंग्स में ही रहता है। ओके, इट इज नेवर एक्सहेल्ड। ओके, it is never exhaled, as such it cannot be measured। so हम रेजिडुअल वॉल्यूम को मेजर नहीं कर सकते क्योंकि ये लंग से बाहर कभी निकलता ही नहीं है, it can never be exhaled, so रेजिडुअल वॉल्यूम तो नहीं आएगा, इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हैं स्पायरोमीटर से। अब बाकी तीन जो है कैपेसिटीज दी गई, अब जिस जिस कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम होगा, ओके, इंक्लूड होगा, उसको भी हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, इट इज इक्वलेंट टू, यू नो दैट, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इसमें भी रेजिडुअल वॉल्यूम आ रहा है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम मेजर नहीं कर सकते, तो FRC को भी हम मेजर नहीं कर सकते, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को भी मेजर नहीं कर सकते। ऐसी आपके पास टोटल लंग कैपेसिटी है, वी नो टोटल लंग कैपेसिटी इज इक्वल टू रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस वाइटल कैपेसिटी। अब इसमें भी आपका रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो हम टोटल लंग कैपेसिटी को भी हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली स्पायरोमीटर से। और इसमें क्या ऑप्शन फिर बचता है आपका? ऑप्शन 3 विच इज एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, जो हमने अभी देखा, दैट इज इक्वल टू योर टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, so this can be measured directly via spirometer। Okay, so option 3 is your correct answer। Okay, now question number 12, it is again an assertion and reason type question, mostly asked in, ऐसे क्वेश्चन मोस्टली आपके नीट में अब आते हैं। तो assertion क्या है? टोटल लंग कैपेसिटी जो है that includes residual volume and vital capacity। yes, total lung capacity we know it is residual volume plus vital capacity। रीजन में क्या बोल रहा है? vital capacity consists of tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume। yes, we know that vital capacity is equivalent to tidal volume plus inspiratory reserve volume plus expiratory reserve वॉल्यूम। और अगर हम ये सबस्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे तो हमें टोटल लंग कैपेसिटी मिलेगा। ओके, सो बोथ आपका assertion as well as reason are correct, और reason जो है that is a correct explanation of assertion, so your option 3 will be correct। okay, now let's move to the last question of this lecture, question number 13, a healthy individual
breathes approximately 12 to 16 times per minute at rest. Okay, what would be the approximate total volume of air exchanged per minute under normal condition? तो नॉर्मल बंदा है, नॉर्मली ये रेस्ट में है, ठीक है, नॉर्मल है, रेस्ट पोजीशन में है, वी नो दैट हम कितने टाइम्स ब्रीथ करते हैं, तो 12 से लेके 16 टाइम्स तक। ओके, अब हमने देखना है कि हम कितना अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज करेंगे इस इन पर मिनट। पर मिनट में हम 12 टू 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, तो वी नो हम नॉर्मल कंडीशन में पर ब्रीथ में कितना वॉल्यूम लेते हैं, विच इज योर टाइडल वॉल्यूम, so दैट इज इक्वल टू 500। इसको भी फिर 500 मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, क्योंकि ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशंस, अंडर नॉर्मल कंडीशंस हमारा जो टाइडल वॉल्यूम होता है दैट इज 500 ml अप्रॉक्स। तो हम 12 को भी 500 से मल्टीप्लाई करेंगे और 16 को भी 500 से। 12 into 500 will be equivalent to your 6000 ml. 16 into 500 will be your 8000 ml. So this will be the approximate total volume of air which जो हम exchange करेंगे per minute। पर मिनट में हम 12 to 16 times breathe करते हैं। ओके, तो हमारा जो टोटल वॉल्यूम एक्सचेंज होगा एयर का इस एक मिनट में दैट विल बी अराउंड 6000 to 8000 ml. So your correct option will be option D. So this ends our part 1 of this MCQ series. हम next part में इसको continue करेंगे. Till then, see you.